मैं विनोद कुमार सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल लर्नेट में। आज हम थेल्स थ्योरम या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के बारे में पढ़ने वाले हैं। थेल्स थ्योरम क्या होता है, उसको कैसे हम प्रमाणित करेंगे, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थेल्स थ्योरम किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं के जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इसमें कहा है कि कोई भी त्रिभुज हो, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, नाम दे देते हैं ए बी सी। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, हम AC को मान लेते हैं, AC भुजा के समांतर एक रेखा DE खींचते हैं। तो ये जो है DE रेखा जो है AB के D बिंदु पर और E जो है BC के E बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद करेगा। तो इस परिभाषा में, इसका डिफिनेशन में कहा गया है, जिन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी इसको ऐसे लिख, समान अनुपात में, यानी D जो है AB को और बिंदु E जो है BC को समान अनुपात में क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। यानी BD बटा में DA BE बटा में EC हो जाएगा। ये थेल्स थ्योरम है। अब हम इसको थोड़ा दूसरे साइड के समांतर रेखा खींच करके देखते हैं। ये त्रिभुज हो गया A B C। अब हम क्या करते हैं, AB के समांतर कोई रेखा खींचते हैं DE। AB के समांतर क्या किए, DE रेखा खींच दिए और ये DE रेखा AC के E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और BC के D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो AC को E बिंदु समान अनुपात में विभाजित कर देगा और D बिंदु जो है BC को समान अनुपात में विभाजित कर देगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, CE बटा में EA बराबर CD बटा में DB, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी एक भुजा के समांतर हम रेखा को खींचते हैं, तो वो रेखा जो है अन्य भुजाओं के जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देता है। अब इसको हम कैसे प्रमाणित करेंगे, तो उसके लिए सबसे हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि इस थ्योरम में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। इसके बाद क्या हमको सिद्ध करना है वो लिखेंगे। इसके बाद रचना करेंगे। इसके बाद हम प्रमाण दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है, लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, सिद्ध करना है AD बटा में DB और AE बटा में EC। रचना करेंगे कैसे, DM लंब AC, DM जो है AC पर क्या है, लंब है। NE किस पर लंब है, AB पर, तथा
डी को सी से मिलाया, बी को ई से मिलाया। फिर से एक बार देखिए, डीएम को एसी पर लंब, एनई को एबी पर लंब, ठीक है, डी को सी से और बी को ई से मिलाया। अब क्या है, इसका हम प्रमाण कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या का जरूरत होता है? बेस यानी आधार और ऊंचाई का, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसमें त्रिभुज ए डी ई में आधार क्या होगा? हम ए डी को आधार मान रहे हैं क्योंकि एन ई जो है जिस पर लंब होता है वही क्या होता है? आधार होता है। तो त्रिभुज ए डी ई का जो आधार होगा क्या होगा? एडी। एडी आधार हो गया। अब ऊंचाई क्या होता है? तो एन ई क्या हो जाएगा? जो लंब होता है वही क्या होता है? ऊंचाई होगा। तो एन ई गुणे एन ई। यहां हम समझेंगे कि एडी पर भी एक लंब है और एई पर भी एक लंब है, ठीक है। एक बार जब हम इस साइड को आधार मानेंगे तो लंब हमारा एनी हो जाएगा, और जब एई को आधार मानेंगे तो लंब हमारा डीएम हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल, इसको थोड़ा अलग से हम बनाते हैं फिगर। ये नाम है डी और ये क्या है? ई और ये है बी। इसमें तो ऊंचाई नहीं है, इस त्रिभुज डीईबी में ऊंचाई नहीं है। तो हम क्या करते हैं? बीडी भुजा को हम ए तक बढ़ा देते हैं। बीडी भुजा को ए तक क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अब बिंदु ई से बीडी के बढ़ाए गए भुजा पर लंब डाल देते हैं ई एन। अब यही ई एन क्या हो जाएगा? त्रिभुज डी ई बी का क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार। आधार क्या है? डी बी। ऊंचाई क्या हो जाएगा? एन ई। एनी से एनी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में क्या बच जाएगा? एडी बटा में डी बी। एडी बटा में डी बी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, एक बार इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं और दूसरे बार
इसका निकाल रहे हैं, एक बार निकाले हैं तो आधार हम किसको लिए हैं, एडी को। अब हम दूसरे बार जब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार किसको लेंगे, एई को, और ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, डीएम। तो क्या है 1/2 गुने आधार एई गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा, डी एम। 1/2 गुने, अब देखिए त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, इसको अलग से एक साइड में बनाते हैं पहले फिगर। डी इसका नाम देते हैं डी ई सी। इसमें तो ऊंचाई नहीं है, इसमें त्रिभुज डीईसी में ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो क्या करते हैं हम सीई को, भुजा सीई को ए तक बढ़ा देते हैं, बिंदु ए तक क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बिंदु ए तक बढ़ाने के बाद सीई के बढ़ाई गई भुजा पर बिंदु डी से लंब डाल देते हैं, तो डीएम जो है त्रिभुज डीईसी का ऊंचाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीई के बढ़ाई गई भुजा पर डीएम लंब है, इसलिए त्रिभुज डीईसी का ऊंचाई क्या हो जाएगा, डीएम। यहां तक समझ में आ गया। तो इसमें देखिए त्रिभुज डीईसी में सीई को ए तक बढ़ाया हुआ है और सीई के बढ़ाई गई भुजा पर डीएम लंब है, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, त्रिभुज डीईसी का आधार क्या हो जाएगा, ईसी। क्यों, क्योंकि इसी भुजा को बढ़ाई गई है ए तक, ठीक है, जिस पर लंब होता है वह क्या होता है, आधार होता है, इसलिए इसी क्या हो जाएगा, आधार। इसी गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा, डीएम। डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, इक्वल एई बटा में ईसी, इसी इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। अब देखिए यहां हम ये समझेंगे पहले कि हम त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल को हम भाग क्यों दिए हैं, हम बटा के रूप में क्यों लिखे हैं, और त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम बटा के रूप में लिखे हैं। इसलिए लिखे हैं क्योंकि थेल्स थ्योरम में हमको क्या लाना था, थेल्स थ्योरम में हमको ये जो साइड का अनुपात है, थेल्स थ्योरम में कहा है कि डीई जो है समांतर रेखा है बीसी के, तो बिंदु डी और बिंदु ई ए बी को और एसी को समान अनुपात में विभाजित कर देगा, यानी हो जाएगा एडी बाई डीबी बराबर एई बाई ईसी। ये क्या आया, अनुपात में आया ना। तो अनुपात में लाने के लिए इसको हम क्या किए हैं, भाग दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां हम ध्यान से देखेंगे कि त्रिभुज डीईबी और त्रिभुज डीईसी में हम ये देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में
त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC में हम ये देख रहे हैं कि DE जो है, DE दोनों त्रिभुज का आधार है, यानी सेम आधार है, और DE और BC क्या है, समांतर है। तो दो त्रिभुज, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन उनका आधार एक हो, यानी आधार समान हो, और वह दो समांतर रेखाओं के बीच हो, तो उनका जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ हम इसमें देख रहे हैं कि DE क्या है, दोनों त्रिभुज के लिए DE सेम आधार है, और DE और BC दो समांतर रेखा के बीच है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों का आधार बराबर है और ये दोनों दो समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए ये क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज का होगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो लिखते हैं त्रिभुज DEB त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC समान आधार DE पर तथा दो समांतर रेखाएं DE एवं BC के बीच स्थित है, इसलिए त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। इसको समीकरण 3 मानते हैं। ये 9th क्लास का थ्योरम है कि समान आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये 9th क्लास का थ्योरम है। तो समीकरण 3 और समीकरण 2 में हम ये देख रहे हैं कि त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के जगह पर हम त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि समीकरण 3 में त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल दोनों क्या है, इक्वल है। यानी इस क्षेत्रफल के जगह पर हम इस क्षेत्रफल को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 2 एवं 3 से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज, देखिए DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इसके जगह पर ये दोनों है, एक ही है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इसके जगह पर हम इस त्रिभुज को लिख सकते हैं। त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है समीकरण 2 में, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, बराबर में क्या है, AE बटा में EC बराबर AE बटा में EC।
इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम ये देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 4। समीकरण 1 और समीकरण 4 में ये हम देख रहे हैं कि इसका इन दोनों समीकरण का LHS पार्ट, समीकरण 1 और समीकरण 4 का LHS पार्ट इक्वल है यानी बराबर है, तो RHS पार्ट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 एवं 4 से समीकरण 1 का RHS पार्ट क्या है, AD बटा में DB बराबर समीकरण 4 का RHS पार्ट क्या है, AE बटा में EC। यही हमारा थेल्स प्रमेय, यही हमारा थेल्स प्रमेय है, यानी थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। आप लोग को इसमें कहीं भी दिक्कत होगा, कहाँ पर समझ में नहीं आया है, उसको कमेंट में लिखिए कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया है, हम उसको दोबारा बताएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।